हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जो भारत के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पुनः उपस्थित हैं और क्लास को कंटिन्यू करेंगे और मध्यकालीन सुल्तानों की जो हमने सीरीज प्रारंभ की है उसी को कंटिन्यू करेंगे। और उसी संदर्भ में आज हम बात करेंगे रज़िया सुल्तान की। रज़िया सुल्तान सल्तनत की पहली महिला मुस्लिम शासिका, पहली और अंतिम महिला मुस्लिम शासिका, जिसने इस्लाम के इतिहास में एक युगांतकारी परिवर्तन कर दिया। और फलस्वरूप रज़िया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। अगर रज़िया सुल्तान की बात करें तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि रज़िया सुल्तान, हालांकि इसका बहुत छोटा कार्यकाल रहा, 1236 से लेकर के 1240 तक ही शासन किया। इसके बारे में देखेंगे सामान्य परिचय रज़िया सुल्तान के बारे में। रज़िया सुल्तान को प्रारंभ से ही विद्रोहों का सामना करना पड़ा। तो कौन कौन से महत्वपूर्ण विद्रोह हुए इसके समय, किसके द्वारा किए गए, उसके बारे में देखेंगे। और साथ ही साथ इसने कुछ प्रमुख व्यक्तियों को कुछ प्रमुख पद प्रदान किए थे, उसके बारे में देखेंगे। साथ ही साथ रज़िया सुल्तान के बारे में कुछ प्रमुख विद्वानों ने महत्वपूर्ण स्टेटमेंट दिया है, उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु जिसमें बात करेंगे। अगर रज़िया सुल्तान की बात करें तो रज़िया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। हालांकि सुल्तान इल्तुतमिश के कुल 11 पुत्र थे, लेकिन सुल्तान इल्तुतमिश का सबसे योग्य पुत्र जो था नासिरुद्दीन महमूद, उसकी मृत्यु सुल्तान के दौरान ही हो गई थी, सुल्तान के शासनकाल में ही हो गई थी। यद्यपि सुल्तान उसको अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, उसको पूरी तरीके से तैयार भी किया था उसने, लेकिन दुर्भाग्य से किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो गई। तो उसके सामने कोई विकल्प नहीं था, तो वह अब इसी ऊहापोह में फंसा हुआ था कि आखिर अपना उत्तराधिकारी किसको बनाया जाए, क्योंकि उसके अन्य जो पुत्र थे वो पूरी तरह से अयास थे, जो हमेशा शराब वगैरह में डूबे रहते थे, जुआ वगैरह खेलते रहते थे। तो सुल्तान इल्तुतमिश को यह डर था कि अगर इन्हें राज्य सौंप दिया गया तो ये राज्य को पूरा चौपट कर देंगे, जिस वजह से उसके सामने ये सबसे बड़ी चुनौती थी कि वह अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त करे। और वह उन सभी पुत्रों में सबसे योग्य जो थी वह रज़िया सुल्तान थी। रज़िया सुल्तान, एक बार कहा जाता है कि सुल्तान इल्तुतमिश किसी कारणवश वो दिल्ली से बाहर गए थे, जिस वजह से उन्होंने शासन की बागडोर जो थी वो रज़िया को दे गए। और रज़िया ने शासन प्रशासन को इतने बेहतरीन ढंग से संचालित किया, जिससे सुल्तान इतना प्रभावित हुआ कि उसने अब उसकी जो समस्या थी उत्तराधिकार को लेकर के वह समाप्त हो गई। अब वह रज़िया को ही अपना उत्तराधिकारी बनाने के लिए वो पूरी तरीके से तैयार हो गया कि रज़िया ही उसका उत्तराधिकारी होगी, क्योंकि रज़िया एक महिला होते हुए रज़िया बचपन से ही होनहार, प्रतिभाशाली, सैनिक दृष्टि से भी वो योग्य थी। शुरू से ही उसने तलवारबाजी, घुड़सवारी, तीरंदाजी जैसे कई ऐसे क्षेत्र थे जिसमें उसने विशेषज्ञता हासिल कर ली थी। इस वजह से रज़िया के अन्य जो भाई थे वह उससे ईर्ष्या करते थे, जिस वजह से धीरे धीरे रज़िया का कद बढ़ता गया। और एक ऐसा भी समय आया जब 1236 ईस्वी में सुल्तान इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। सुल्तान इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद चूँकि कुछ तुर्क अमीर इस बात को कतई सहन नहीं कर पा रहे थे कि उनके ऊपर एक महिला रूल करे। और यह इस्लाम के इतिहास में शायद पहली दफ़ा था, पहली दफ़ा था कि कोई महिला जो है पुरुष के ऊपर रूल करे, शासन करे, जिस वजह से तुर्की सामंत और अमीर वर्ग इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। और उन्होंने जो है इल्तुतमिश के पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज को उन्होंने इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। हालांकि वह भी लगभग 5-6 महीने ही शासन किया था, लेकिन रुकनुद्दीन फिरोज जो था वह एक अयोग्य शासक था। और रुकनुद्दीन फिरोज भले ही सुल्तान था, लेकिन बागडोर जो संभाल रही थी वो उसकी माँ शाह तुर्कान कर रही थी। शाह तुर्कान जो है पर्दे के पीछे से शासन प्रशासन को संचालित कर रही थी। तो जनता को यह बात समझ में आ गया, या तुर्की सरदारों को यह बात समझ में आ गया कि जब हमारे ऊपर एक महिला ही रूल कर रही है तो फिर रज़िया क्यों नहीं। और इस वजह से उन्होंने सोचा कि क्यों ना रज़िया सुल्तान को ही सुल्तान बनाया जाए, अगला सुल्तान। तो फलस्वरूप
यहीं पर चूँकि शाह तुर्कान के बारे में आपको बता दें थोड़ा सा, शाह तुर्कान जो थी वह रुकनुद्दीन फ़िरोज़ की माँ थी, और जब रुकनुद्दीन फ़िरोज़ सुल्तान नहीं था तो शाह तुर्कान की छवि बहुत अच्छी थी। वह विद्वानों सूफ़ी संतों को बड़ा जो है दान पुण्य किया करती थी। लेकिन जैसे ही उसका बेटा सुल्तान बना, उसने क्या किया कि अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया, और इसी अत्याचार राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठा करके रज़िया ने दिल्ली की जनता से आह्वान किया। दिल्ली की जनता से आह्वान किया। जुमे का दिन था, लोग नमाज़ पढ़ने के लिए एकत्रित हुए थे, और सुल्तान इल्तुतमिश ने एक नई परंपरा प्रारंभ की थी कि यदि किसी व्यक्ति को न्याय चाहिए तो वह लाल वस्त्र पहन करके उपस्थित होगा तो ही उसे न्याय मिलेगा। और रज़िया लाल वस्त्र पहन करके उसने दिल्ली की जनता से आह्वान किया, और उसने कहा कि किस तरीके से आपके सुल्तान यानी कि सुल्तान इल्तुतमिश मुझे अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, और किस तरीके से शाह तुर्कान हमारे ऊपर अत्याचार कर रही है, और इस अत्याचार से हमें आप लोग ही बचा सकते हैं। और जनता पहली बार, कहा जाता है कि इस्लाम के इतिहास में या सल्तनत के इतिहास में पहली बार जनता ने प्रत्यक्ष रूप से उत्तराधिकार के प्रश्न पर खुल करके उसने जो है निर्णय लिया, और जिस वजह से तुर्की अमीर और सामंत अपने आप को अपमानित महसूस करने लगे। और इसका कारण ये हुआ कि प्रारंभ से ही रज़िया सुल्तान को विद्रोह का सामना करना पड़ा। प्रारंभ से ही रज़िया सुल्तान को विद्रोह का सामना करना पड़ा, जिस वजह से उसका फ़ायदा उठा करके 1236 ईस्वी में रज़िया सुल्तान दिल्ली के सिंहासन पर बैठी, और यह इस्लाम के इतिहास में पहली बार था। शाह तुर्कान और रुकनुद्दीन फ़िरोज़ दोनों की हत्या कर दी गई। शाह तुर्कान और रुकनुद्दीन फ़िरोज़ दोनों की हत्या कर दी गई। अब हम देखेंगे रज़िया सुल्तान के समय प्रमुख विद्रोह। रज़िया सुल्तान के समय अगर प्रमुख विद्रोह की बात करेंगे तो निज़ामुल मुल्क जुनैदी जो था, यह इल्तुतमिश के समय इक़्तिदार था, और इसने पहला विद्रोह, रज़िया के विरुद्ध इसने पहला विद्रोह किया। यह पहला विद्रोह था। मलिक अलाउद्दीन जानी, दूसरा विद्रोह किसने किया? तो दूसरा विद्रोह मलिक अलाउद्दीन जानी, सैफुद्दीन कूची, इजुद्दीन कबीर खां अयाज, इजुद्दीन मोहम्मद सलार, ये प्रमुख व्यक्ति थे जिन्होंने रज़िया सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया। तो रज़िया सुल्तान के विरुद्ध पहला जो विद्रोह किया वह निज़ामुल मुल्क जुनैदी ने किया। पहला विद्रोह किसने किया? तो निज़ामुल मुल्क जुनैदी ने किया। दूसरा विद्रोह मलिक अलाउद्दीन जानी ने किया। तीसरा विद्रोह सैफुद्दीन कूची के द्वारा किया गया, जबकि चौथा विद्रोह इजुद्दीन कबीर खां अयाज के द्वारा किया गया। जबकि अगला विद्रोह जो था इजुद्दीन मोहम्मद सलार के द्वारा अगला विद्रोह किया। तो ये प्रमुख विद्रोही थे जिन्होंने रज़िया सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया। रज़िया सुल्तान को प्रारंभ से ही विद्रोहों का सामना करना पड़ा। हालांकि रज़िया सुल्तान सफलतापूर्वक सभी विद्रोहों को उसने सफलतापूर्वक दमन करते चली गई। रज़िया सुल्तान बहुमुखी प्रतिभा की धनी थी। यद्यपि उसने आपस में ही जो है इक़्तिदारों को लड़ा दिया, और जब इक़्तिदार आपस में ही लड़ने लगे तो उसने एक इक़्तिदारों को या एक विद्रोहियों को पकड़ करके उसे कठोर से कठोर सजा दी। अब इसके बाद देखेंगे इसके द्वारा कुछ प्रमुख व्यक्ति थे जिन्हें इसने महत्वपूर्ण प्रतिष्ठित पद प्रदान किया। तो जिसमें देखेंगे इख्तियारुद्दीन
इख्तियारुद्दीन यदगीन को इसने अमीर ए हाजिब इख्तियारुद्दीन यदगीन को इसने अमीर ए हाजिब का पद प्रदान किया, पद प्रदान किया। इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया को इसने भटिंडा का इक़्तिदार बनाया। इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया को इसने भटिंडा का इक़्तिदार बताया, भटिंडा का इक़्तिदार। इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया को इसने क्या बनाया? इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया को इसने भटिंडा का इक़्तिदार बनाया। इसके बाद है अबिसिनियाई दास। अबिसिनियाई एक दास था जिसका नाम था जलालुद्दीन याकूत। अबिसिनियाई दास जलालुद्दीन याकूत। अबिसिनियाई एक दास था जिसका नाम था जलालुद्दीन याकूत। जलालुद्दीन याकूत जो था यह सुल्तान इल्तुतमिश के समय सल्तनत में आया था और उस समय यह घोड़ों की देखरेख करता था और सुल्तान को अपने हाथों से ही यह घोड़े पर चढ़ाता था। धीरे धीरे जब सुल्तान इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई तो यही काम निरंतर जो है वह रजिया सुल्तान को भी इसी तरीके से वह घोड़े पे चढ़ाता था। धीरे धीरे रजिया और याकूत दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। ऐसा कहा जाता है कि रजिया सुल्तान जो थी इसने जलालुद्दीन याकूत को अमीर ए आखुर के पद पर नियुक्त किया, यानी कि शाही अस्तुसाला का प्रधान। उस समय यह पद जो था एक प्रतिष्ठित पद हुआ करता था और यह सल्तनत के इतिहास में पहली बार था कि यह पद किसी गैर तुर्क को दिया जा रहा है। तो जलालुद्दीन याकूत को इसने अमीर आखुर के पद पर नियुक्त कर दिया। और इतना ही नहीं, यहाँ तक कि उसने अपना अंगरक्षक भी जलालुद्दीन याकूत को नियुक्त कर दिया। समकालीन इतिहासकार ईसानी ने यहाँ तक कहा है कि रजिया और याकूत में दोनों में प्रेम संबंध थे। हालांकि ढेर सारे इतिहासकार इस बात को नकारते हैं, लेकिन ईसानी इस बात को स्वीकार करते हैं कि चूँकि एक महिला इस तरीके से इतना प्रभावशाली तरीके से शासन कर रही थी तो तुर्की सरदार इस बात को सहन नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से उन्होंने उसकी छवि का दुष्प्रचार करना प्रारंभ कर दिया। और इस तरीके से उन्होंने कहा कि रजिया और याकूत के विरुद्ध एक तरीके से नाजायज़ संबंध है। तो इस तरीके से इख्तियारुद्दीन यदगीन को इसने अमीर हाजिब के पद पर नियुक्त किया। इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया को इसने भटिंडा का सूबेदार बनाया और अबिसिनियाई दास जलालुद्दीन याकूत को अमीर आखुर के पद पर नियुक्त किया। अबिसिनियाई दास मलिक याकूत को इसने अमीर आखुर के पद पर नियुक्त किया। विभिन्न विद्वानों का मत। अब रजिया सुल्तान के बारे में समकालीन इतिहासकार मिनहाजुस सिराज लिखते हैं कि यद्यपि समकालीन इतिहासकार मिनहाजुस सिराज ने लिखा है, यद्यपि रजिया में सुल्तान के सभी गुण प्रशंसनीय थे। यद्यपि रजिया में सुल्तान बनने के सभी गुण प्रशंसनीय थे। यद्यपि रजिया में सुल्तान बनने के सभी गुण प्रशंसनीय थे। यद्यपि रजिया में सुल्तान बनने के सभी गुण प्रशंसनीय थे, किंतु उसका नारित्व ही उसकी सबसे बड़ी अयोग्यता थी।
उसका नारीत्व ही उसकी सबसे बड़ी अयोग्यता थी, उसकी सबसे बड़ी अयोग्यता थी, किंतु वह उसके पतन का कारण नहीं था, अयोग्यता थी किंतु वह उसके पतन का कारण नहीं था। समकालीन इतिहासकार मिनहाजुल सिराज लिखते हैं कि यद्यपि रजिया में सुल्तान के सभी गुण प्रशंसनीय थे, किंतु उसका नारीत्व ही उसकी सबसे बड़ी अयोग्यता थी, किंतु यह उसके पतन का कारण नहीं था। जबकि समकालीन इतिहासकार रजिया तथा याकूत के मध्य अवैध संबंध का उल्लेख करता है, अवैध संबंध उल्लेख करते हैं किंतु अवैध संबंध का उल्लेख करते हैं, किंतु अन्य इतिहासकार इस बात को सिरे से नकारते हैं, तो यह रजिया सुल्तान के बारे में विभिन्न विद्वानों का स्टेटमेंट था। इसके बाद हम बात करेंगे अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। तो रजिया सुल्तान ने अपने सिक्कों पर उद्मत उल निशवा, महत्वपूर्ण बिंदु की बात करेंगे तो रजिया सुल्तान ने अपने सिक्कों पर उद्मत उल निस्वा उसने अपने सिक्कों पर उद्मत उल निस्वा उल्लेख करवाया था, नाम का उल्लेख करवाया था। और रजिया सुल्तान ने खुले दरबार में, रजिया सुल्तान जो है सुल्तान बनने के बाद वह दरबार में यानी कि बिना पर्दा के पुरुषों की तरह काबा और कुलाह यानी कि कुर्ता और पगड़ी पुरुषों की तरह काबा और कुलाह यानी कुर्ता और पगड़ी, काबा और कुलाह, कुर्ता और पगड़ी, इस तरीके से वह दरबार में खुले रूप से आने लगी। और रजिया सुल्तान का जाति आधार पर विरोध हुआ, रजिया सुल्तान का जाति आधार पर विरोध हुआ क्योंकि वह गैर तुर्कों का एक शक्तिशाली दल बनाकर क्योंकि वह गैर तुर्कों का एक शक्तिशाली दल बनाकर तुर्क अमीर और सामंतों की शक्ति को नियंत्रित करने का प्रयास कर रही थी। वह रजिया का जाति आधार पर विरोध हुआ क्योंकि वह गैर तुर्कों का एक दल बना करके और तुर्क सामंत और अमीरों की शक्ति को नियंत्रित करने का प्रयास कर रही थी और वह गैर तुर्कों को बढ़ावा दे रही थी, जिस वजह से रजिया सुल्तान का भी विरोध हुआ। रजिया सुल्तान को जब एक बार विद्रोह किया गया तो इसने उसके सेनापतियों के द्वारा ही जलालुद्दीन याकूत की हत्या कर दी गई और रजिया सुल्तान को गिरफ्तार करके भटिंडा की जेल में डाल दिया गया। यद्यपि अल्तुनिया जो था वह रजिया से प्रेम करता था और रजिया बहुत कूटनीतिक महिला थी और इसने कूटनीतिक चाल चलते हुए भटिंडा के इक़्तिदार अल्तुनिया से विवाह कर लिया और हालांकि इस समय उसने फिर से जो है दिल्ली पर नियंत्रित करने का प्रयास किया, लेकिन वह पराजित हुई और पुनः उसने दोबारा दिल्ली पर असफल प्रयास किया नियंत्रण करने का,
किंतु हरियाणा के कैथल नामक स्थान पर डाकुओं के द्वारा रजिया और अल्तुनिया दोनों की हत्या कर दी गई। रजिया और अल्तुनिया दोनों की हत्या कर दी गई हरियाणा के कैथल नामक स्थान पर। इस तरीके से रजिया सुल्तान का अंत हुआ। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली और आखिरी महिला सुल्तान थी, पहली और आखिरी महिला थी जिसने सल्तनत को एक प्रभावशाली तरीके से संचालित करने का प्रयास किया। सल्तनत को प्रभावशाली तरीके से संचालित करने का प्रयास किया। सुल्तान बनते ही उसे कई विद्रोहों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने सभी विद्रोहों को सफलतापूर्वक दमन कर दिया। तो इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त होता है। फिर मिलेंगे एक बेहतर क्लास के साथ। आप ज़रूर बताइएगा क्लास कैसा आपको लगा। जय हिंद, जय भारत।